नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, तारीख होगी 11 अक्टूबर 2022 और पटना का बापू सभागार एक महत्वपूर्ण आयोजन का गवाह बनेगा। और यह आयोजन है जेपी को याद करने का, मतलब लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद करने का। देखिए, जैसे ही जेपी याद आते हैं, हमें स्मरण इस बात का होता है कि जब भी भारत में कोई सत्ता अपने को देश से भी बड़ा मानने लगती है तो देश किसी न किसी जेपी को पैदा कर देता है। आपको याद होना चाहिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जब इंदिरा गांधी ने अपने को देश से भी बड़ा मान लिया था और देश पर इमरजेंसी थोप दी थी, तो जेपी ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता का नाश कर दिया था, अहंकार को खत्म कर दिया था। और जेपी, वो जेपी जिनके लिए इंदिरा गांधी नहीं, कभी प्यारी दुलारी इंदु थी, लेकिन जेपी में लोकतंत्र जिंदा था, इसलिए वे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो देखिए, जो 11 अक्टूबर 2022 को पटना के बापू सभागार में आयोजन होने जा रहा है, इसका आयोजन कलम दवात क्लब कर रहा है और इस आयोजन में जेपी की कहानी सुनाएंगे नीतीश कुमार। कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है जेपी की कहानी नीतीश कुमार की जुबानी। देखिए, आपको पता है नीतीश कुमार, लालू यादव, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी जैसे नेता जेपी के आंदोलन की उपज हैं। तो पहली बार नीतीश कुमार अपनी जुबानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। देखिए, पटना का बापू सभागार सबसे बड़ा सभागार है और यह माना जा रहा है कि उस दिन कायस्थों का जुटान बहुत बड़ी संख्या में होगा। लेकिन हम जेपी को किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ते हैं। जेपी सचमुच के जननायक थे। देखिए, मैंने जेपी को करीब से नहीं देखा है। मैं तो जेपी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी तभी उन्हें देखने गया था, जब वे नहीं रहे थे। और मुझे याद है कि उस दिन मैं पहली बार पटना में गोल घर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचा था, क्योंकि पटना की सड़कें पूरे तौर पर भरी हुई थी। देखिए, जेपी की कहानी आपको नीतीश कुमार सुनाएंगे, नीतीश की जुबानी सुनेंगे। और देखिए, इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से सियासत चल रही है, जो आपातकाल की कहानियां हैं या इंदिरा गांधी की तानाशाही को खत्म करने की कहानियां हैं, वह तो नीतीश कुमार आपको बताएंगे और उसे वर्तमान संदर्भ से जोड़ेंगे। देखिए, मैंने जितना जेपी को पढ़ा है, आपातकाल की कहानियां अभी आज हम नहीं सुनाते हैं आपको, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आप समझ जाएंगे जेपी क्या थे। देखिए, जेपी की बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्टूबर 1971 की बात है, जब बांग्लादेश नहीं बना था, जो अब बन चुका है, लेकिन उधर तूफान था। तो अक्टूबर 1971 में जेपी पूर्वी बंगाल में जो शरणार्थी कैंप चल रहे थे, वहां राहत पहुंचाकर पटना आए थे। बीमार भी चल रहे थे और जैसे ही वे पटना पहुंचे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति को इंतजार करते देखा और वो व्यक्ति जो था वह तगड़ी मूंछों वाला था। देखिए, उस जमाने में चंबल बहुत ही आसान था और चंबल में डाकुओं का तांडव चल रहा था। तो जेपी जब पटना पहुंचे, उनके घर पर जो इंतजार करने वाला व्यक्ति था, उसने अपने परिचय में कहा, साहब, मैं राम सिंह हूं। जेपी ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, मैं पहचानता नहीं हूं। तो राम सिंह ने कहा, जिसने अपना नाम ही राम सिंह बताया था, साहब, मैं चंबल से आया हूं, बागियों का संदेशा लेकर आया हूं, मतलब डकैतों का संदेशा लेकर आया हूं। तो जेपी थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, आप मेरे पास क्यों आए हैं, मुझे बागियों से क्या लेना देना है। तो उसने कहा कि साहब, हम चंबल के ठेकेदार हैं और मुझे आपसे मिलने को बागियों ने भेजा है, डकैतों ने भेजा है। तो फिर जेपी ने कहा कि डकैतों को मुझसे क्या काम आ गया, आप गलत जगह आ गए हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और यह कहते हुए जेपी अपने घर के भीतर चले गए। राम सिंह निराश होकर वापस लौट गया। लेकिन राम सिंह फिर से एक हफ्ते के बाद आया। वो राम सिंह नहीं था। तो जब एक हफ्ते के बाद राम सिंह वापस आया,
घर के दरवाजे पर दस्तक दी, जेपी के दरवाजे पर, तो दरवाजा स्वयं जयप्रकाश नारायण ने खोला और उन्होंने कहा कि फिर आ गए आप, मैं तो अभी बीमार चल रहा हूं, मैं किसी डकैत बकैत को जानता भी नहीं हूं। तो उसने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं आपके आश्रम को, जो चंबल में आश्रम है, उसे भी मैं ही देखता हूं। तो जेपी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा देखते होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप कहीं और जाइए। तो फिर से निराश होने लगा था राम सिंह। तो उसने अब अपना असली परिचय दिया और उसने कहा साहब मैं राम सिंह नहीं हूं, मैं डाकू डकैत माधो सिंह हूं। जैसे ही माधो सिंह का नाम जेपी ने सुना, वे विस्मित हो गए। उस जमाने में चंबल का सबसे बड़ा डकैत माधो सिंह था। तो जेपी ने कहा अरे तुम यहां कैसे आ गए, तुम पर तो 1.5 लाख रुपए का इनाम है, तुम्हें तो पुलिस खोज रही है, किसी ने तुम्हें यहां आते तो नहीं देखा। तो जेपी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं देखा है। तो फिर उन्होंने पूछा आए क्यों हो। तो उसने कहा साहब अब हम सरेंडर करना चाहते हैं, मुझे अब पाप नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। तो जेपी ने कहा कि ऐसा है, यदि तुम्हें सरेंडर करना है तो मेरे पास क्यों आए, तुम पुलिस के पास जाओ, हम क्या करेंगे। तो माधो सिंह ने कहा, सबसे मोस्ट वांटेड डकैत ने, कि मुझे विनोबा भावे ने आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि वही तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। जेपी ने कहा देखो मैं गांधी नहीं हूं जो मैं ये सब करूं। तो माधो सिंह ने कहा मुझे पता है साहब, लेकिन अभी पूरे देश में आप ही एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अब पसीज गए जेपी। उन्होंने माधो सिंह से कहा देश के सबसे मोस्ट वांटेड डकैत को कि ऐसा है कुछ दिन तुम मेरे पास रुक जाओ, क्या मदद कर सकते हैं हम देखते हैं। तो उसने कहा हम लोग बागी हैं साहब, आप पर भरोसा किया है। और इसके बाद उसने कंबल के भीतर जो राइफल छुपाकर रखी थी वह बाहर निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि जेपी ने पहले राइफल नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने माधो सिंह की राइफल देखी, उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती देवी को आवाज दी और बुलाया, कहा कि इस राइफल को कहीं ठीक से रखो। तो देखिए 1 हफ्ते तक माधो सिंह पटना में जेपी के घर पर रहे। प्रभावती देवी ने भोजन का इंतजाम किया। तो 1 हफ्ते के बाद देश के सबसे बड़े डकैत माधो सिंह को जेपी ने यह कहकर विदा किया कि अभी जाओ, हम आगे क्या हो सकता है, कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हो, इसकी व्यवस्था देखते हैं। तो जेपी व्यवस्था देखते, इसके पहले ही वे बीमार पड़ गए, मुजफ्फरपुर गए थे, दिल का दौरा पड़ा और उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली में इलाज कराते कराते भी जेपी को माधो सिंह को दिए गए वचन याद थे। सो उन्होंने वहीं से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कमलापति त्रिपाठी को एक पत्र लिखा और कहा कि ऐसा है, आप जेल में बंद डकैत तहसीलदार सिंह को छोड़ दीजिए। यह तहसीलदार सिंह वो था जिसे 12 साल पहले आचार्य विनोबा भावे ने आत्मसमर्पण कराया था। तो जेपी की बात कमलापति त्रिपाठी तक पहुंची और जब वे दिल्ली में इलाज करा रहे थे जेपी, तभी उनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मिलने आई थी, जो उनके लिए इंदु थी। तो उन्होंने इंदु को बता दिया था कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो जाऊंगा चंबल एक बड़े मिशन पर। और बात सच भी निकली। अस्पताल से जब जेपी निकले तो वे चंबल की ओर चल दिए। डकैत माधो सिंह और तहसीलदार सिंह, जिसे जेल से छोड़ा गया था, दोनों साथ थे। और फिर वो तारीख आई 14 अप्रैल 1972, जब जेपी ने चंबल के 400 डकैतों को सरेंडर कराया और चंबल में शांति आई। सरेंडर करने वाले डकैतों को जेपी ने रामायण और गीता की एक प्रति भेंट की। तो देखिए ये छोटी सी कहानी आपको हमने इसलिए बताई ताकि आप जेपी को समझ सकें। जेपी ने किस तरीके से इंदिरा गांधी की सत्ता का, उस सत्ता का जो अभिमानी हो गई थी, जो तानाशाह हो गई थी। आपको मालूम है कि 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का उत्तरी भारत में, जिसे हिंदी पट्टी भी कहते हैं,
वहां तो सुपरा ही साफ हो गया था। खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे, और कांग्रेस को जो 153 सीटें मिली थी, 153, वो मैक्सिमम सीटें साउथ इंडिया में मिली थी, दक्षिण भारत में। और जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसे 299 299 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से आप यह समझिए कि जेपी वो जेपी हैं, या जेपी उस नाम के परिचायक हैं जो तब पैदा होते हैं जब देश की सत्ता अपने को देश से ऊपर समझने लगती है। तो कहानी बताने जा रहे हैं, और यह कहानी आप नीतीश कुमार की जुबानी सुनेंगे। उस दिन पटना में महाजुटान होगा। वैसे भी आप समझते हैं इस जुटान का राजनीतिक ध्येय, आगे 2024 का चुनाव है। नीतीश कुमार की चर्चा किन किन बातों को लेकर चल रही है। आयोजन पटना में हो रहा है। पटना साहिब क्षेत्र की महत्ता को भी समझते हैं, क्योंकि एनडीए मानती है कि पटना साहिब तो बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। और इसका आयोजन करा रहे हैं रणवीर नंदन, जो बीएन कॉलेज के प्राध्यापक भी हैं, बहुत पहले से संघर्ष करते रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया था। तो तैयार रहिए, 11 अक्टूबर 2022 को बापू सभागार में जेपी की कहानी नीतीश कुमार की जुबानी स्वयं नीतीश कुमार सुनाएंगे, क्योंकि वे गवाह रहे उस आंदोलन के जिसने देश से इमरजेंसी को खत्म कराया, जिसने देश में सरकार की तानाशाही को खत्म कराया। तो उस दिन का इंतजार हमें और आपको करना चाहिए जब नीतीश कुमार सुनाएंगे जेपी की कहानी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। हम ये देख रहे हैं कि इस आयोजन को लेकर पटना में होर्डिंग पोस्टर अभी से ही बड़ी संख्या में लग गए हैं, मतलब आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। तो आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।